हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग हैलोकेन्स हैलोरीन से, और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 83 तक हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच Cn माइनस रिप्लेसेस Cl। एक रिएक्शन लिखा हुआ है RCl प्लस अल्कोहलिक KCl, तो ये बन रहा है RCN प्लस KCl। ऐसा कह रहा है टू ऑब्टेन्ड प्रोपेन नाइट्राइल RCl शुड बी। यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है वह प्रोडक्ट होना चाहिए प्रोपेन नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल यहाँ होना चाहिए, उसके लिए RCl के जगह क्या लोगे आप? समझे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि RCl माने कोई क्लोरो अल्केन है जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम साइनाइड से रिएक्शन करके प्रोपेन नाइट्राइल बना रहा है। तो यहाँ प्रोपेन नाइट्राइल बनाने के लिए आप यहाँ क्या लोगे RCl के जगह? ऑप्शंस दिए हुए हैं क्लोरोइथेन, बी नंबर में 1 क्लोरोप्रोपेन, सी में क्लोरोमीथेन और डी में 2 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे देखो, क्वेश्चन तो बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ गलती करने का चांस बहुत है इसमें। और गलती करने का चांस क्या है? प्रोडक्ट बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, तुम्हारा पूरा ध्यान रहेगा प्रोपेन पे। अब प्रोपेन पे पूरा ध्यान रहेगा तो यहाँ भी वही सोचोगे कि यहाँ हम लोग प्रोपेन लेंगे तभी तो वहाँ बनेगा। लेकिन ये बात तुम क्यों भूल रहे हो कि यहाँ जो रिएजेंट है KCN, तो इसमें जो CN है तो इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है ना। ये जो CN है यहाँ, इस CN में ऑलरेडी एक कार्बन है, तो ये वाला कार्बन मिल करके यहाँ प्रोपेन नाइट्राइल होना चाहिए। तो 3 कार्बन जो प्रोपेन में होता है, वो 3 कार्बन में एक कार्बन तुम्हारा CN का है। नॉमेनक्लेचर में तो हम पढ़े हुए हैं कि CN का कार्बन इंक्लूड होता है मेन चेन में, तो एक कार्बन तो CN का आ जाएगा ना भाई। तो यहाँ तुमको 2 ही लेना होगा, तब तो 2 और 1 3 होगा। नहीं तो एक कार्बन यहाँ ही तो है ही, फिर तुम 3 कार्बन का लोगे तो 4 हो जाएगा। जबकि यहाँ प्रोपेन नाइट्राइल कह रहा है, मतलब कि 3 कार्बन कह रहा था, तो कहने का मतलब R के जगह 2 कार्बन होना चाहिए। 2 कार्बन होगा तो फिर क्लोरोइथेन हो जाएगा ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? A नंबर, क्लोरोइथेन। बस गलती होने का चांस वही था कि प्रोपेन दे करके तुरंत टिक ना कर दो। नेक्स्ट 85 नंबर कह रहा था ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड विथ अल्कोहलिक KOH इज। पढ़े ना हम कि अल्काइल हेलाइड जो होता है मतलब कि हेलो अल्केन, इसका जब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या बनता है भाई? अल्कीन बनता है। रिएजेंट क्या लेते थे? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो पूछ रहा है तुम्हें कि बताओ इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा अल्काइल हैलाइड का। 3 तरह का होता है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये तीनों में कौन सबसे आसानी से जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेट हो सकता है? देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया गया था। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 कुछ भी, और रिएक्टिविटी ऑर्डर तो उनके लिए अलग अलग था। तो अब मैकेनिज्म के थ्रू समझना होगा कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो, चूँकि प्रोडक्ट के रूप में यहाँ बनता है अल्कीन, प्रोडक्ट के रूप में जो है यहाँ बनता क्या है? अल्कीन। तो अल्कीन का स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी को डिसाइड करेगा। अल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी को कहीं ना कहीं अल्कीन का स्टेबिलिटी भी डिसाइड करेगा। और अल्कीन का स्टेबिलिटी हम जानते हैं
कि जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा उतना ज़्यादा उसमें अल्कीन का स्टेबिलिटी होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ तब रहेगा ज़्यादा ना जब तुम यहाँ हाइयर डिग्री का हेलो अल्केन लोगे। तो उस डिग्री के आधार पे चलेंगे तो 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होगा, उससे ज़्यादा 2 डिग्री और उससे भी ज़्यादा 3 डिग्री डिहाइड्रोजनेशन में। जैसे मान के चलो कि एक हम ले लिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एक ले लिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एक ले लिए टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसा। अब जब इसका तुम करोगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा बीटा है, तो कैसे दिखाओगे? यहाँ डबल बॉन्ड अल्फ़ा बीटा के बीच बनता है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा वह कुछ इस तरीके से बनेगा ना, या देखो ऐसा, ये ऐसा, इसमें ऐसा, और इसमें देखोगे तो कोई भी अल्फ़ा बीटा इधर उधर कहीं भी बना दो, ऐसा, ठीक। अभी पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है अल्फ़ा। इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें 3 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें भी 3 और 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो उस अल्फ़ा हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी के आधार पे ही, मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन के आधार पे ही हम अल्कीन का स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन हो उतना ज़्यादा। और तुम देख लो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा कब है, जब 2 डिग्री और 3 डिग्री है। 1 डिग्री में तो सबसे कम अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अल्कीन का स्टेबिलिटी के आधार पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आप रिएक्टिविटी ऑर्डर प्रिडिक्ट करोगे हेलो अल्केन का, और उस हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री हेलो अल्केन होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। 0 डिग्री के लिए तो इसमें होता ही नहीं है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो याद रखोगे इतना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है इसका 86 नंबर। थोड़ा सा यदि रिएक्शन के मैकेनिज्म का कंसेप्ट बना करके रखते हो ना तो फिर क्वेश्चन बनाने में और आसानी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल के हैं तो फिर क्वेश्चन अंदर से तो जाएगा, पूछेगा ही। रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह चाहे सब्स्टिट्यूशन का हो, एलिमिनेशन का हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है C6H5CH2Br। इसमें से नंबर 1 में लिखा हुआ है मैग्नीशियम विथ ईथर, और नंबर 2 में है H3O+। यहाँ बना है प्रोडक्ट X। तुम्हें पूछ रहा है कि X क्या है। ऑप्शंस दिए हुए हैं C6H5CH2O CH2C6H5, बी में है C6H5CH2OH, सी में है C6H5CH3 और डी में है C6H5CH2CH2C6H5। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 87 भी लिखने। कुछ हेलाइट्स दिए हैं और पूछ रहा है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है SN1 में, मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन काफ़ी रिपीट कर रहे हैं, लेकिन है प्रैक्टिस सेट में तो कर लेना है इसको। ए में है C6H5CH C6H5Br, बी में है C6H5CH CH3Br, सी में C6H5C CH3 C6H5Br और डी में है C6H5 CH2Br।
ये 2 क्वेश्चन है। देखो यह जो क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड, मैग्नीशियम वगैरह दिया हुआ है तो समझ रहे हैं हम लोग। C6H5 यहाँ फिनाइल है, CH2Br। सबसे पहले इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाओगे ईथर मीडियम में, सिंपली मैग्नीशियम यहाँ जाकर के जुड़ता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया CH3CH2MgBr, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब कह रहा है इसका रिएक्शन वाटर से है, H+HOH। ये तो पढ़े हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है। न्यूक्लियोफाइल का काम तब करेगा जब कार्बन पे अटैक करेगा, और बेस का काम तब करेगा जब यह हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। चूँकि यहाँ इधर कोई कार्बन है नहीं तो बचा हाइड्रोजन ही H+, तो -H+ ले लेगा, तो ये PH CH2 और H लेकर के हो जाएगा CH3 + MgOH Br। क्या बना, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हुआ, C नंबर। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बना करके देखो, PH CH PH Br, फिर इसमें PH CH CH3 Br, इसमें भी PH C CH3 PH Br, इसमें PH CH2 Br। डिग्री डिसाइड कर लो, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ये 2 डिग्री है, ऑल्सो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। मोस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री होता है SN1 में, तो आंसर इसका हो जाएगा C नंबर। ठीक है, और बाकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किए हम लोग, जब NCERT प्रॉब्लम कर रहे थे वहाँ भी, प्रैक्टिस सेट में भी अच्छा खासा क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 88 नंबर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है हेलोएरीन का, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन अगला। और उसमें हम लोग देखें कि हेलोएरीन उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, खास करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जितना कि हेलो अल्केन होता है, उतना ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं है। रिएक्टिविटी हम लोग इंक्रीज करवाते हैं उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ला करके। एट 4 दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, और 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। ये हेलोबेंजीन है, फिर हेलोबेंजीन में ऑर्थोपारापेनO2 है, फिर 3 डिग्री हेलाइड है, और फिर 2 डिग्री हेलाइड है। इसे मान लिया है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे। पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब ये मिक्स करके दिया है, कुछ हेलो अल्केन्स भी दिए हुए हैं, कुछ हेलोएरीन भी दिए हुए हैं, और यहाँ से बताना है। बड़ा सिंपल सा है। एक बात जो बताए थे, जब प्रॉपर्टी बता रहे थे हेलोअल्केन और हेलोएरीन का, खास करके हेलोएरीन वाले में, कि जो हेलोएरीन्स होते हैं वे हेलोअल्केन की तुलना में कम रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और वजह भी हम लोग समझे थे उस समय कि हेलोएरीन में चूँकि हेलोजन का जो लोन पेयर है वह कॉन्जुगेशन में है बेंजीन का पाई के साथ, तो रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस के वजह से क्या होता है कि बेंजीन का कार्बन और हेलोजन के बीच ऐसे डबल बॉन्ड आता है।
अब डबल बॉन्ड आता है तो आसानी से टूटेगा नहीं, तो एक तो फैक्टर ये हो गया। और दूसरा फैक्टर कि यहाँ जो एरोमेटिक सिस्टम है वह खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, और इधर से न्यूक्लियोफाइल आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक दूसरे से भले कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए आपस में इनका रिएक्शन बड़ा रेयर होता है। तो रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करे, एरोमेटिक सिस्टम का इलेक्ट्रॉन खींचे, इससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाए, ताकि कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आकर के अटैक करे और इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाए। लेकिन जितने भी हेलोइरिन्स हैं वे सबका सब कम रिएक्टिव होते हैं हेलो अल्केन से, इतना क्लियर है। तो ये दोनों का रिएक्टिविटी इन दोनों से तो कम ही होगा। अब इन दोनों में 3 और 4 में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ई है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री, ऐसा। तो इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं बोल करके रखा है SN1 SN2 वगैरह के बारे में, क्योंकि उस हिसाब से देखोगे तब तो अलग हो जाएगा ना। SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है, SN2 में 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं करके चला है, तो तुम जनरल ले करके चलो या ऑप्शन के अनुसार ऐसे क्वेश्चन को करो। देखो इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है तो भूल जाओ, सबसे कम कौन है ये तो अंदाज़ा लग ही गया होगा, हेलोइरिन्स हेलो अल्केन से कम, माने ये दोनों का रिएक्टिविटी इससे कम। अब इन दोनों में भी किसका कम, 1 का कम कि 2 का कम, तो ऑब्वियसली 1 का कम, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो फिर भी इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा, इसमें तो वैसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो सबसे कम है 1। अब 1 वाला सबसे कम है तो इस तरह का ऑप्शन तुम मैच करोगे तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर, जिसमें 1 सबसे कम रिएक्टिव है, तो डायरेक्ट टिक करो। 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा 4 और सबसे ज़्यादा 3 हो जाएगा, ये 3 डिग्री वाला ऑप्शन नंबर ए। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हम लोग को, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन नहीं करके रखा है तो वैसे केस में हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। 1 चूँकि सबसे कम रिएक्टिव है तो उस केस में जो ऑप्शन ए है वही एप्लीकेबल हो रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद का जो अब क्वेश्चन है 89 नंबर, 89 नंबर, वह 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल्काइल हेलाइड्स अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के बारे में पूछा है कि वैसा अल्काइल हेलाइड जो SN2 रिएक्शन करता है उसमें क्या क्या बात हो सकता है। 4 ऑप्शंस है। ए नंबर में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, बिल्कुल भी नहीं, SN2 में तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। रेसमिक मिक्सचर, बिल्कुल नहीं, रेसमिक मिक्सचर तो SN1 में बनता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, तो ऑब्वियसली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है, वो तो मैकेनिज्म में पूरा देखा हुआ है। तो डायरेक्ट इसका आंसर कर लेंगे हम लोग सी नंबर, डायरेक्ट सी नंबर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हेलाइड्स। रिएक्टिविटी पूछा है SN1 रिएक्शन में, SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर। थोड़ा देर पहले ही हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें हेलाइड्स अलग अलग है। सबसे पहले इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड 1 नंबर में। फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दिया है इसने 2 नंबर में, और बेंजाइल क्लोराइड दिया है 3 नंबर में। पूछा है तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव SN1 में कौन होगा, मतलब ऑर्डर पूछा है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है इसने यहाँ। अगला क्वेश्चन 91 कह रहा है रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br
का रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक। तो इसके दरमियान क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा, बी SN1 मैकेनिज्म होगा, सी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी SN2 मैकेनिज्म होगा। तो पहले तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लो। डिग्री डिसाइड करोगे तो इथाइल ब्रोमाइड हम जान रहे हैं 1 डिग्री है, E 2 डिग्री है, E 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ बेंजाइल है, ऐसा बेंजाइल है, और बेंजाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम जान रहे हैं बहुत ज़्यादा होता है रेजोनेंस के वजह से। आइसोप्रोपाइल वाले का तो, और एक है इथाइल, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा ना, 1 नंबर सबसे कम होगा, ये क्लियर है। अब तुम्हें 2 और 3 में यदि कन्फ्यूजन है तो बस सारा कंसेप्ट याद रखो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बताया गया था, सो कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डोमिनेट करता है किसी भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए। तो वहाँ समझ में आएगा कि उस केस में जो रेजोनेंस होता है वह कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन को भी डोमिनेट करता है, क्योंकि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है, सॉरी हाँ, और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा, और सिग्मा से ज़्यादा आसान होता है पाई का डिलोकलाइजेशन, क्लियर सी बात है। तो यहाँ जब कार्बोकेटायन बनेगा तो ये पाई का डिलोकलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ जब कार्बोकेटायन बनेगा तो अगल बगल अल्फा सिग्मा का डिलोकलाइजेशन होगा। तो ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है 3, तो सबसे ज़्यादा 3, फिर 2 और सबसे कम। देख लेना ऑप्शन क्या है। देखो यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि मिथाइल हेलाइड के साथ जब भी होगा तो SN2 होगा, SN1 जिंदगी में नहीं हो सकता है इसके साथ। रेसिमाइजेशन SN1 में होता है तो ये नहीं होगा, SN1 होगा ही नहीं। इन्वर्जन SN2 में होता है, चूँकि SN2 है तो इन्वर्जन होगा ही। डायरेक्ट भी लिखा हुआ है कि SN2 मैकेनिज्म है, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका, दोनों। अब MCQ में आता है कि दोनों में से आप कोई भी टिक करोगे सही है, और MSQ टाइप में आता है एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर में, तो फिर दोनों को करना होगा। क्योंकि यह क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया हुआ है कि दोनों आंसर सही है, तो इस केस में दोनों में से इसे टिक करो या इसे टिक करो, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि कौन सा करें या नहीं करें, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानवे नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 रिएक्शन दिए हुए हैं और चारों में से पूछा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन है। ए नंबर में है 2RX + 2Na, RR + 2NEX। बी नंबर में है RH + H2, RH + HX। सी नंबर में है RX + Mg, RMgX। डी नंबर में है RX + KOH, ROH + KX। क्वेश्चन पूछा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें कौन है। ये क्वेश्चन देखो, सब्स्टिट्यूशन वर्ड समझते ही तुम्हें सारा बात क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या इसमें होने वाला है। हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। बस वही बात तुम याद रखो ना, क्लियर हो जाएगा। ये 2RX से 2Na देख रहे हो, यहाँ है RX, यहाँ RR है, और ये तो सिंपली सोडियम मेटल के साथ ऊर्ज रिएक्शन है, और ऊर्ज रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़े है, तो मेटल के साथ रिएक्शन के अंतर्गत आता है ऑर्गेनोमेटेलिक में। हाइड्रोजन से रिडक्शन है, ये भी नहीं होने वाला है। मैग्नीशियम के साथ सिंपल सा एडिशन दिख रहा है हमें,
है। तो ये होना KOH NaOH के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोक्सिल के द्वारा, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो D नंबर है यही तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ऐसे कोई भी रिएक्शन, तो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी जो हम लोग पढ़े हैं ना GOC में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिएक्शन का कैटेगरी पूछेगा किस तरह का रिएक्शन है, तो बेसिक बात उसके लिए याद रखना है, बहुत ज़्यादा कहानी इसके लिए नहीं करना हम लोग को। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 92 तक हम लोग किए, आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।